हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बर्निंग इशू के बारे में जो बहुत दिनों से हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि आखिर इन दोनों कंट्रीज के बीच में कौन सी विवाद है जो इतने दिनों से चली आ रही है और लगातार ये हमारा बर्निंग इशू बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो अगर हम बात करें कि न्यूज़ में क्यों है, तो रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया है। रसिया ने लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को जो रशियन यूक्रेन बॉर्डर है, वहां पर क्या किया है, इनको तैनात किया हुआ है। अगर हम इस इमेज को देखें तो ये सैटेलाइट इमेज है रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर का। यहाँ पर देखिए ये जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, ये जो ट्रूप्स है लार्ज नंबर के यहाँ पर तैनात हुए हैं। और अगर अब की इमेज हम देखें तो धीरे धीरे ये जो संख्या है ये बढ़ती ही जा रही है। यहाँ से जो एक वार है वहां की उसकी एक शुरुआत दिखाई दे रही है और यहीं से इन दोनों के दोनों कंट्रीज के बीच में एक विवाद स्टार्ट हुआ है, एक विवाद उत्पन्न हुआ है। व्हाट लेड टू द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो रसिया यूक्रेन विवाद है ये शुरू कैसे हुआ। अगर हम बात करें तो थोड़ा पीछे चलते हैं बैकग्राउंड में। दिसंबर 2021 में रसिया ने एक 8 पॉइंट ड्राफ्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट को पब्लिश किया था वेस्ट के लिए। रूस ने पश्चिम के लिए 8 पॉइंट ड्राफ्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट को पब्लिश किया था। ये जो ड्राफ्ट था ये जो यूरोप को लेकर टेंशन थे उसको रिजॉल्व करने के लिए था, इंक्लूडिंग द यूक्रेनियन क्राइसिस के साथ यूरोप को लेकर जो एक टेंशन था उसको रिजॉल्व करने का ये 8 पॉइंट का ड्राफ्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जो रसिया ने पब्लिश किया था दिसंबर 2021 में। बट इसमें एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन भी था, एक विवादास्पद प्रावधान भी था। वो ये था बैनिंग यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाटो। इस 8 पॉइंट ड्राफ्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट में एक पॉइंट ऐसा था जो काफी आपका कंट्रोवर्शियल था और वो ये था कि यूक्रेन को इसमें बैन किया जा रहा था कि वो नाटो को ज्वाइन नहीं कर सकते। नाटो आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा, जो क्या होता है हमारा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कर्टेलिंग द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ नाटो, ब्लॉकिंग ड्रिल्स इन द रीजन, ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे जो इन्होंने पब्लिश किए थे। यहीं से ये विवाद उत्पन्न हुआ। अब धीरे धीरे वन बाय वन हम समझते हैं। क्योंकि यूक्रेन को बैन किया जा रहा था नाटो को ज्वाइन करने के लिए, तो यहीं से ये जो टेंशन था, ये तनाव था, ये शुरू हुआ। इस ड्राफ्ट के लिए बहुत सारी बातचीत की गई, ड्राफ्ट को फेल करने के लिए बहुत सारी बातचीत हुई, बट ये कॉन्टिन्यूसली फेल हुआ। इस पर कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एंड टॉक्स ऑन द ड्राफ्ट फेल्ड कॉन्टिन्यूसली एंड टेंशंस एस्केलेटेड विद द रशियन ट्रूप बिल्ड अप इन द रसिया यूक्रेन बॉर्डर। और ये जो टेंशन था ये लगातार बढ़ता रहा और जिसका रिजल्ट हमें रसिया यूक्रेन बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। द क्राइसिस हैज ग्रेप्ड ग्लोबल हेडलाइन, ये जो क्राइसिस है ये ग्लोबल हेडलाइन बन गई और यहीं से ये बताया जा रहा है कि ये कोल्ड वार या फिर थर्ड वर्ल्ड वार के ट्रिगर है। क्या है, यहीं से शुरुआत हो सकती है हमारे थर्ड वर्ल्ड वार की। तो चलिए डिटेल में देखते हैं और भी क्या सारी चीजें हैं इसमें। नाटो की अगर हम बात करें, जिसके लिए यूक्रेन को रसिया मना कर रहा है कि नाटो ज्वाइन नहीं कर सकता है। नाटो ये एक मिलिट्री ग्रुप है 30 कंट्रीज का, जैसे कि इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। नाटो है क्या, नाटो एक मिलिट्री ग्रुप है जो कंसिस्ट है 30 कंट्रीज का। नाउ द चैलेंज बिफोर रसिया इज दैट सम ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज हैव ऑलरेडी ज्वाइंट नाटो। अब रसिया के सामने जो चुनौती है वो ये है कि इसके जो कुछ पड़ोसी देश हैं उन्होंने ऑलरेडी नाटो को ज्वाइन किया हुआ है। लाइक इस्टोनिया, लैटविया, ये सब जो पड़ोसी देश हैं रसिया के, इन्होंने ऑलरेडी नाटो को ज्वाइन किया हुआ है, जो कि पहले सोवियत यूनियन के क्या हुआ करते थे, पार्ट हुआ करते थे। जो हमारा सोवियत संघ था उसके पार्ट हुआ करते थे, लाइक इस्टोनिया, लैटविया, और ये सब क्या है, ये ऑलरेडी नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर अब यूक्रेन भी नाटो का पार्ट बन जाता है तो रसिया ये अपने दुश्मन देशों से क्या हो जाएगा, चारों तरफ से घिर जाएगा, है ना। देन रसिया विल बी सराउंडेड बाय इट्स एनिमी कंट्रीज एंड ऑल साइड्स एंड कंट्रीज लाइक अमेरिका विल डोमिनेट इन, फिर जो भी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, चारों तरफ से ये अपने दुश्मन देशों से घिर जाएंगे और फिर अमेरिका जैसी कंट्रीज क्या करेंगी, इन पर डोमिनेट करेंगी। इफ यूक्रेन बिकम्स अ मेंबर ऑफ नाटो, अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है और रसिया इन फ्यूचर कभी भी इस पर अटैक करता है,
है ना? अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है और रसिया इन फ्यूचर कभी भी इस पर अटैक करता है, तो इस ये जो एग्रीमेंट है, इसमें जो सारी 30 कंट्रीज हैं, वो ये कंसीडर करेंगी कि ये जो हमला हुआ है, वो इनके खिलाफ हुआ है एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू यूक्रेन। फिर वो सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेंगी? यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगी। सो ये जो डर है रसिया को, ये डर बना हुआ है कि अगर यूक्रेन भी शामिल हो गया, तो मेरी जो पावर है वो कम हो जाएगी और इसके साथ ही हम चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर जाएंगे। और फिर अगर इन फ्यूचर हमने कभी यूक्रेन पर हमला भी किया, तो क्या होगा? ये जो नाटो है, ये यूक्रेन की ही हेल्प करेगा। ठीक है? सो इस वजह से रसिया का ये डर बना हुआ है और इस वजह से रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। सो अगर अभी हम बात करें कि अगर ये जो हमला हुआ है, तो इसमें क्या नाटो हेल्प करेगा? तो अभी क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बना हुआ है, तो अभी यूक्रेन हेल्प नहीं करेगा। ठीक है? व्लादिमीर लेनिन द हीरो ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, व्लादिमीर लेनिन जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के हीरो हैं, एक बार इन्होंने कहा था, टू लूज यूक्रेन वुड बी लाइक कटिंग ऑफ इट्स हेड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ बॉडी फॉर रसिया। उन्होंने कहा था कि रसिया को खोने का मतलब ये है कि हम रसिया की बॉडी से उसका सर ही काटते हैं, है ना? तो मतलब यूक्रेन इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम देखें, ये रसिया है, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, ये रसिया है, और ये क्या है? ये है यूक्रेन। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यही रसियन यूक्रेन बॉर्डर है, जहां पर इस टाइम सारे ट्रूप्स हमारे क्या हैं? तैनात हैं। दिस इज द रीजन वाई रसिया इज अपोजिंग यूक्रेन एंट्री इनटू नाटो। क्योंकि क्योंकि यूक्रेन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से रसिया क्या कर रहा है? यूक्रेन नाटो में इंटर ना करे, इसके लिए वो अपोज कर रहा है। यूक्रेन की अगर हम बात करें, तो यूक्रेन इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रसिया। ये रसिया है, इसका अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर देखें, तो यहाँ पर क्या है? यूक्रेन सिचुएटेड है। When Russia was invaded during World War II, which lasted from 1939 to 1945, 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जब रसिया पर हमला हुआ था, तो यूक्रेन वॉज द ओनली रीजन फ्रॉम विच रसिया डिफेंडेड इट्स बॉर्डर। यूक्रेन सिर्फ वही क्षेत्र था जिससे रसिया ने क्या किया था? अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब अगर यूक्रेन भी नाटो कंट्रीज में शामिल हो जाता है, तो मॉस्को जो कि रसिया की कैपिटल है, वो सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रहेगी वेस्ट से। प्रेजेंटली इसका जो डिस्टेंस है, वो अबाउट 1600 किलोमीटर है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है ना? अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है? द रीजन फॉर यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो कंट्री इज 100 years ओल्ड व्हेन अ सेपरेट कंट्री डिड नॉट इवन एग्जिट। यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 के पहले, अगर हम बात करें 1917 के पहले, रसिया और यूक्रेन ये रसियन एम्पायर का एक हिस्सा था। जो रूसी साम्राज्य था, ये उसका हिस्सा हुआ करता था। आफ्टर द रसियन रिवॉल्यूशन इन 1917, 1917 में रूसी क्रांति के बाद ये जो एम्पायर था, ये डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब ये एम्पायर बिखर गया। ये जो साम्राज्य था, ये बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। Ukraine remained independent for barely 3 years and in 1920 it joined the Soviet। यूक्रेन ने क्या किया था? यूक्रेन 1917 में इन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री खुद को डिक्लेयर कर दिया था, बट ये महज 3 साल के लिए ही महज 3 साल के लिए ही ये स्वतंत्र रहा। और 1920 में इन्होंने सोवियत यूनियन यानी कि जो सोवियत संघ है, उसमें ये शामिल हो गया। द पीपल ऑफ यूक्रेन हैव ऑलवेज कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट कंट्री, बट जो यूक्रेन के लोग हैं, उन्होंने हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे हैं। उसके बाद ये लोग सोवियत यूनियन में शामिल हो गए थे, लेकिन जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, 1991 में जो सोवियत संघ है उसका विघटन हुआ, तो यूक्रेन के साथ 15 और जो नई कंट्रीज हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम सही मायने में देखें, तो यूक्रेन को जो आजादी मिली, वो 1991 में मिली, सोवियत संघ से अलग होने के बाद। यूक्रेन अंडरस्टैंड्स फ्रॉम द बिगनिंग, यूक्रेन को बहुत पहले से ये पता है कि वो रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता है, और इसलिए उसको किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। वो किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है दैट कैन प्रोटेक्ट इट्स इंडिपेंडेंस, जो इसकी आजादी को प्रोटेक्ट कर सके। सो इनके लिए नाटो से बेटर ऑप्शन और कोई भी नहीं था। सो इसलिए यूक्रेन क्या करना चाहता है? नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। यहाँ पर देखें, जो हमारा सोवियत संघ जब हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ था, ये डिसइंटीग्रेट होने के पहले का है और ये डिसइंटीग्रेट होने के बाद का है। पहले यहाँ पर देखिए, ये पूरा हमारा सोवियत संघ था,
और इसको हम देखें तो यहाँ पर 1990 में जो लिथुआनिया है ये अलग हो गया था। अगर इस पोर्शन को हम देखें तो ये लिथुआनिया है। इसके बाद लैटविया, इस्टोनिया ये भी अलग हो गया। 1991 में जॉर्जिया अलग हो गया। देन अगस्त 1991 में यूक्रेन, मोल्दोवा, अजेरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सारे कंट्रीज अलग हो गए। सितंबर 1991 में ताजिकिस्तान, अर्मेनिया ये अलग हो गए। 1991 के अक्टूबर में तुर्कमेनिस्तान अलग हो गया और दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूसिया और कजाकिस्तान, रसिया और कजाकिस्तान ये भी सोवियत संघ से अलग हो गए और 15 जो कंट्रीज हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये विवाद कब से स्टार्ट हुआ। ये विवाद जो स्टार्ट हुआ है ये 2014 से हुआ है। रसिया टूक कंट्रोल ऑफ क्रीमिया। 2014 में रसिया ने क्या किया था, क्रीमिया पर कंट्रोल कर लिया था जो कि यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। क्रीमिया ये एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को क्या किया था, गिफ्ट किया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ उसके बाद से दोनों देशों के बीच क्रीमिया को लेकर तनाव भी पैदा हुआ था। इसके बाद 2015 में फ्रांस एंड जर्मनी आल्सो साइंड अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इन मिन्स्क द कैपिटल ऑफ बेलारूस। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद वहां की जो स्थिति थी वो शांतिपूर्ण हो गई थी। बट इसके बाद फिर स्टार्ट हुआ ये वॉर और नवंबर 2021 में सैटेलाइट इमेज देखने को मिली जहां पर हमारा जो रसिया और यूक्रेन का बॉर्डर है वहां पर मोर देन 1 लाख सोल्जर्स, टैंक्स और अदर मिलिट्री हार्डवेयर के साथ तैनात मिले। अगर हम इस इमेज को देखें, अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये सैटेलाइट इमेज है जहां पर आपको यूक्रेन और रशियन बॉर्डर पर जो मोर देन 1 लाख हमारे जो सोल्जर्स हैं वो आपको तैनात देखने को मिलेंगे। ये पहले की इमेज है। ये अब की इमेज है जहां धीरे धीरे आपको संख्या बढ़ती हुई देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर अगर हम देखें मैप में, अगर हम देखें तो ये जो पूरा रेड पोर्शन है ये हमारा रसिया है और ये जो ब्लू पोर्शन है ये यूक्रेन है और ये जो आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो रशियन यूक्रेन बॉर्डर है, अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ये जो आपको दिख रहा है इस टाइम यहीं पर जो सारे मोर देन 1 लाख सोल्जर्स हैं यहीं पर तैनात मिलेंगे आपको। यहाँ पर रसिया क्या कर सकता है, यहाँ पर ये देखिए ये जो पोर्शन है ये डोनबस है जिसको रसिया ने 2014 में क्या कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। और ये वो है क्रीमिया जिसको जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा मे बी। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्रीमिया है जिस पर 2014 में रसिया ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जो कि यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था जिसको सोवियत संघ ने इनको एज अ गिफ्ट दिया था। अभी रसिया क्या कर सकते हैं, ये जो रसिया है ये यहाँ से डोनबस से और क्रीमिया से यूक्रेन में एंटर कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर अपने क्या है बहुत सारे ट्रूप्स के साथ तैनात है और इसके अंडर यूक्रेन में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दिसंबर 2021 में क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन उन्होंने रसिया को वार्न किया। 7 दिसंबर 2021 में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रसिया को वार्न किया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन पर हमला करता है रसिया तो रूस को पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी रसिया ने। इसके बाद 17 दिसंबर को क्या हुआ, रसिया ने सिक्योरिटी डिमांड किया वेस्ट से। रसिया प्रेजेंट डिटेल्ड सिक्योरिटी डिमांड टू द वेस्ट इंक्लूडिंग दैट नाटो सीजेस ऑल मिलिट्री एक्टिविटी इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूक्रेन। रसिया ने क्या किया, सिक्योरिटी डिमांड किया वेस्ट से, जिसमें उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि जो नाटो है वो सभी मिलिट्री एक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप में उसको सीज कर दे और यूक्रेन और जो भी अलायंस है उसको कभी भी एक्सेप्ट ना करे। अलायंस नेवर एक्सेप्ट यूक्रेन और अदर फॉर्मर सोवियत नेशन एज अ मेंबर। यहाँ पर रसिया ने सिक्योरिटी डिमांड किया था वेस्ट से जिससे नाटो जो है अपने सभी मिलिट्री एक्टिविटी को ईस्टर्न यूरोप में क्या करे, सीज कर दे और यूक्रेन को नाटो मेंबर में शामिल ना करे। इसके बाद 3 जनवरी 2022 में बाइडेन ने इन्होंने जो जेलसिंकी है इनको इन्होंने रीएश्योर किया कि अगर कभी भी रसिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो हम तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जो बाइडेन जी ने इन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया कि अगर कभी भी रसिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देंगे, हमारा ये रिस्पॉन्ड डिसिसिवली होगा, निर्णायक प्रतिक्रिया होगी। ये जो बातचीत हुई थी ये फोन पर हुई थी दोनों पार्टीज के बीच में। इसके बाद फिर 10 जनवरी को यूएस एंड रशियन ऑफिशियल ये जेनेवा में इन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए, जहां पर इनके जो
इनके जो भी इश्यूज थे वो फिर से अनरिजॉल्व ही रहे। इसमें भी कोई भी समझौता नहीं हो पाया, कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि जो मॉस्को है इन्होंने अपनी सिक्योरिटी डिमांड्स को फिर से रिपीट किया, और जहां पर वाशिंगटन ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जो इनका प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो पाया, रिजॉल्व नहीं हो पाया। इसके बाद 24 जनवरी को NATO puts forces on standby and reinforces its military presence in Eastern Europe with more ships and fighter jets। नाटो सेना को स्टैंड बाय पर रखता है और अधिक जहाजों और लड़ाकू जेट के साथ पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है। इसके अलावा यूएस ने भी 8500 सोल्जर्स को क्या कर दिया, अलर्ट पर रख दिया। ये कब की बात है, ये जनवरी की बात है, इस साल की। इसके बाद 26 जनवरी की हम बात करें, जिस दिन हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस दिन वॉशिंगटन ने एक रिटन रिस्पॉन्स दिया रसिया के सिक्योरिटी डिमांड पर, और उसमें उन्होंने अपने कमिटमेंट को रिपीट किया कि नाटो ये ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो करता है। यहाँ पर कोई भी कंट्री जो नाटो में एंटर होना चाहता है हम उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई कंट्री इसमें शामिल होना चाहता है तो वो शामिल हो सकता है। और यहाँ से ये विवाद और भी बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने डायरेक्टली यहाँ पर एक तरह से इनका जो रसिया का सिक्योरिटी डिमांड था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, एक तरह से अगर हम देखें तो इन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि नाटो ये ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो करता है। इसके बाद हम बात करें 24 फरवरी की, मतलब आज की बात करें, तो रसियन फोर्सेस अनलीज एन अटैक ऑन यूक्रेन। रसियन फोर्सेस ने क्या किया, यूक्रेन पर अटैक किया है। एज पुतिन डिमांड्स द नेबरिंग कंट्रीज आर्मी ले डाउन इट्स वेपन। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया क्योंकि पुतिन ने पड़ोसी देश की सेना को अपने हथियार डालने की मांग की थी। सो चलिए ये वीडियो देखते हैं। सो यहाँ पर हम वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर अटैक किया है। इसके बाद इस अटैक के बाद जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है इन्होंने मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया। मार्शियल लॉ क्या है, मार्शियल लॉ ये एक हार्डर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जहां पर कुछ चीजों पर बैन लगा दी जाती है, लाइक मीटिंग्स, मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब चीजों पर बैन लगा दिया जाता है। ये एक तरह का हार्डर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। सो यूक्रेन प्रेसिडेंट ने क्या किया, इस हमले के बाद मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आज सुबह से क्या क्या चीजें हुई हैं इस हमले के बाद से। तो सबसे पहले यूक्रेन पर रूसी हमले का वीडियो सामने आया था, जिसको अभी हमने आपको दिखाया। इसके बाद यूक्रेन प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ को लागू कर दिया। इसके बाद रूसी सेना ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के शहरों को निशाना नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के जो शहर हैं हम उनको निशाना नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ जो सैन्य हवाई क्षेत्र, विमानन, यूक्रेन के सशस्त्र बलों की वायु रक्षा सुविधाएं को निशाना बना रहे हैं, और जो नागरिक आबादी है वो जोखिम में नहीं है, हम उन पर निशाना नहीं बनाएंगे। इसके बाद यूक्रेन ने इन्होंने मदद के लिए अपनी आवाज उठाई। यूक्रेन के विदेश मंत्री द्मित्रो कुलेबा ने देश में रूस के सैन्य अभियान के जवाब में दुनिया से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने एक ट्वीट लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, यूरोप और दुनिया का भविष्य दांव पर है। उन्होंने 5 तरीकों से रूस के खिलाफ और यूक्रेन की मदद का आह्वान किया। वो 5 तरीके कौन से हैं? पहला है स्विफ्ट सहित रूस पर अब विनाशकारी प्रतिबंध लगाया जाए, रूस को हर तरह से सभी प्रारूपों में पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, यूक्रेन के लिए हथियार और उपकरण प्रोवाइड किए जाएं, इनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाए और इनको मानवीय सहायता भी प्रोवाइड की जाए। इसके बाद मॉस्को एक्सचेंज ने अपने व्यापार को ही सस्पेंड कर दिया। रूस यूक्रेन संकट की वजह से शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा पुतिन ने इन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत भी की और उनको यहाँ पर जो भी सीमा पर स्थिति थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। जो रसियन सैनिक है, रूसी सैनिक है, ये बेलारूस से यूक्रेन में एंटर कर चुके हैं। जो रसियन सैनिक है, रसियन सोल्जर्स हैं, इन्होंने बेलारूस से यूक्रेन में क्या किया है, सीमा पार करके ये यूक्रेन में प्रवेश हो चुके हैं। इसके बाद यूक्रेन पर एक बड़ा हमला देखने को मिला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, जिसके बाद यहाँ पर सैकड़ों यूक्रेनी लोगों के मरने का दावा भी किया गया है। और इसके बाद न्यूज़ में ये भी बताया गया कि यूक्रेन की जो सेना है उनका कहना है कि लुहांसक क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने इसके बारे में जो कहा, उन्होंने कहा कि ये मानवता के नाम पर
यूरोप में एक युद्ध शुरू ना होने दें, जो सदी की शुरुआत के बाद में सबसे खराब युद्ध हो सकता है, जिसके परिणाम न केवल यूक्रेन के लिए विनाशकारी है, न केवल रूसी संघ के लिए दुखद है, बल्कि एक प्रभाव के साथ भी नहीं देखा जा सकता है। सो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव एंटोनियो गुटरेस है, उनकी ये प्रतिक्रिया आई है इस अटैक पर। इसके अलावा जो रशियन सोल्जर्स हैं, जो रूसी सैनिक हैं, इन्होंने क्या किया, क्रीमिया से भी ये यूक्रेन में शामिल हो चुके हैं। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि कैसे क्रीमिया से ये यूक्रेन में शामिल हो सकते हैं। सो वही हुआ यहाँ पर, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रीमिया से यूक्रेन में प्रवेश ले लिया है। इसके बाद, इस हमले के बाद भारत सरकार ने एक एडवाइजरी, एक गाइडलाइन को जारी किया। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि यूक्रेन की जो इस वक्त स्थिति है वो काफी क्रिटिकल है, तो जो लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें और अपने अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना तलाश लें। इसके अलावा यूक्रेन संकट के बीच भारत सरकार ने नई दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से 24 घंटे जो यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद की जाएगी। यूक्रेन ने भारत से भी मदद मांगी है। भारत में यूक्रेन के जो राजदूत हैं आइगोर पोलिखा, उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत सरकार से इस मुश्किल घड़ी में मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे हैं और सिर्फ भारत ही उसे युद्ध के इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। यूक्रेन के जो राजदूत हैं आइगोर पोलिखा, उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष देशों का अगुवा रहा है और दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता काफी ज्यादा है। और अगर भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं तो उनकी बात रूसी राष्ट्रपति नहीं टालेंगे। सो यहाँ पर जो भारत में यूक्रेन के राजदूत आइगोर पोलिखा है, उन्होंने यूक्रेन के लिए भारत से मदद की डिमांड की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ सभी कूटनीतिक संबंध को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी हथियार देंगे जो देश की रक्षा करना चाहता है। हमारे शहरों के वर्गों में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद ये जो हमारा रसिया और यूक्रेन के जो वार है, इस पर नेपाल का भी कुछ बयान आया हुआ है। तो यहाँ पर एक के बाद लोगों के बयान आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो रसिया और यूक्रेन का जो एक तरह का ये जो जंग छिड़ गया है, यहाँ से मे भी कह सकते हैं कि तीसरे जो लोग कह रहे हैं कि तीसरा जो विश्व युद्ध है यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरह से ये शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो जो देश हैं वो बट रहे हैं। अगर दो देश बट रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा कि जो बाकी देश हैं वो कौन से देश को सपोर्ट करेंगे, और जहां पर ये बात आएगी कि दो देशों में कौन सा देश किसको सपोर्ट करने जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक विश्व युद्ध की जो स्थिति है वो बन सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो स्थिति है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसको हम अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते, बट फिर भी जो होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ महंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।